Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हर बार की तरह आज भी मैं RRB NTPC की सीरीज की अगली पेशकश लेकर आया हूं, अर्थात सेट 6। उम्मीद है कि इसके पहले की सभी सेट्स को आपने अवश्य देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डाल दूंगा, आप लोग जाकर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इनमें सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज कीजिए। साथ ही साथ इसकी क्विज भी हर दिन होती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए। क्विज का समय 12 बजे है। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसे अवश्य ही रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। जैसे भी है जो भी है कीजिए, लेकिन याद कर लीजिए ताकि आपको फायदा हो। ऐसे मुझे लगता है कि डिस्कशन इतनी हो जाती है कि सभी बातें आपके दिमाग में रह जाए। तो हम ज़्यादा देर बातें ना करके अपने सेट की ओर बढ़ेंगे। आज का जो सेट है वो 30 मार्च 2016 के शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्न पर आधारित है। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोगों को पता होगा। प्रश्न है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पता होगा, नाम तिरंगा। इसे पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बहुत सारी चीजें हैं आपको जानने के लिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर होते हैं। जैसा कि नाम है इसका तिरंगा, तो 3 कलर होंगे। ऊपर में केसरिया, बीच में उजला और नीचे में हरा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन बातों को याद रखना होगा। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। किसे? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगी बातें कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है ये 2:3 है। और ये बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे आने वाली परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ निर्मित होती है। एक बात तो आपको पता है कि खादी की निर्मित होती है राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा खादी की निर्मित होती है। इसे निर्मित करने का एकमात्र जगह जहां से यह सर्टिफाइड है कि वहीं से निर्मित होगा, कर्नाटक में है। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ नाम है उसका, वहीं से यह निर्मित होता है। यदि हम थोड़ा सा पॉलिटी की बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तो आप लोग मूल कर्तव्य के बारे में जानते होंगे संविधान के, जो भाग 4 के ए में दिया हुआ है। आर्टिकल की बात कर ले तो आर्टिकल 51 के ए में दिया हुआ है। इसके पहले ही मूल कर्तव्य जो आपके हैं, उसके पहले ही कर्तव्य में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर कीजिए, जैसे भी हो, किसी भी प्रकार से इनका अनादर न करें। कोई देखेगा या नहीं देखेगा, आपकी बेइज्जती होगी, आपके राष्ट्र की बेइज्जती होगी, जो निंदनीय है। इसलिए हमेशा राष्ट्रीय ध्वज या संविधान से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी आदर करें। ठीक है, तो प्रश्न था कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसे पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आगे भी पूछा जाएगा। वो बात महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि कर्नाटक का जो खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ है उससे ही तिरंगा तैयार होता है। बाकी ये सब बातें आपको पता होगी कि कौन सा कलर क्या डिनोट करता है। आप लोगों ने थोड़ा सा, मैं यदि उस पर जाऊं तो आप लोगों ने बचपन में जरूर स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, उन अवसरों पर गाया होगा कि केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तो इन्हीं बातों में सभी बातें नियुक्त समायोजित है कि क्या क्या डिनोट करता है, कौन सा कलर क्या डिनोट करता है। और ये जो चक्र है इसमें कितनी तीलियां हैं आपको पता होगी, 24। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, GSAT 16 क्या है? सबसे पहले GSAT जानिए, GSAT क्या होता है। तो GSAT का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये हमेशा GSAT का कोई भी सैटेलाइट होगा ये हमेशा संचार उपग्रह रहेगा। संचार उपग्रह मतलब टेलीफोन हो गया, आपका नेट हो गया या टीवी कनेक्शन हो गया, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है संचार उपग्रह। यदि GSAT 16 की बात कर रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि उस समय का प्रश्न है, तो इसे 2014 में छोड़ा गया था GSAT 16 को। और आपको पता चल गया है कि GSAT से जुड़े जितने भी सैटेलाइट होते हैं संचार सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं।
ओके। और इसे कहाँ से छोड़ा गया था? तो देखिए फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू अंतरिक्ष केंद्र, जिस पर स्वामित्व फ्रांस का भी है और यूरोपियन एजेंसी का भी है, जो ईएस है यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी, उसका भी स्वामित्व है। वहीं से छोड़ा गया था GSAT-16 को। भारत के बहुत सारे सैटेलाइट वहाँ से भी छोड़े जाते हैं, लेकिन बनाया गया था इसे इसरो द्वारा। और एक बात याद रखिए कि GSAT का अभी जो लेटेस्ट मॉडल छोड़ा गया है वो कौन है? तो 2019 में छोड़ा गया है, फरवरी में। तो GSAT-31, GSAT का 31वां, GSAT-31 लेटेस्ट है। यदि GSAT-16 का जो कार्यकाल था वो 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। बस इतनी बातें हैं और ज़्यादा आपको जानना नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत विघटन कहा जाता है। साइंस की बातें हैं, ज़्यादा हार्ड प्रश्न साइंस के नहीं पूछे जाएंगे, नॉन टेक्निकल है, याद रखिएगा, बस बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विद्युत विघटन क्या होता है? आप सभी को पता है कि जब पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल अपने अणु में टूट जाता है। जल का क्या अणु होगा? H2O, जल का यही है। तो जल क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो बस वही जब पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल अपने अणुओं में टूट जाता है, तो इसी को विद्युत विघटन कहते हैं। बस यदि इंग्लिश में बात कर लें तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बस इतनी बातें। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? भारत का ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो इन्हें न जानता हो भगत सिंह को? भगत सिंह को 1931 में फांसी दी गई थी। कब? ये डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं। साथ साथ फांसी इनके साथ साथ और किनको किनको दी गई थी? तो सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी? तो भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। चाहते तो बम फेंकने के बाद वहां से फरार हो सकते थे, लेकिन इन्होंने वहीं पर खड़ा होकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और वहां पकड़ा गए। इनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे, हाँ, उस समय जब वो असेंबली में बम फेंके थे। उसके बाद 2 साल ये जेल में रहे। जेल में इन्होंने एक किताब लिखा था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ऐसा किताब इन्होंने लिखा था जेल में, जो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इन्हें 1931 में जिस दिन फांसी देनी थी, फांसी ने देनी थी 24 मार्च को, लेकिन इन्हें 23 मार्च को ही दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि 24 मार्च को बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और हम लोग कुछ न कर पाएंगे। तो 23 मार्च को इन्हें फांसी दिया गया और 7:33 में फांसी दिया गया था इनको। फांसी जिस समय देने आया तो उस समय पता है क्या कर रहे थे? लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। और जब फांसी देने के लिए पूछा आखिरी इच्छा, तो बोला बस हम तीनों एक दूसरे से गले मिलेंगे। और गले मिलते हुए बस वो लाइन सबको पता होगा जो गाते हुए ये फांसी पर चढ़ गए, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ठीक है, तो भगत सिंह के बारे में इतनी बातें बहुत हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। जी हाँ, आश्चर्य होगा आपको कि कपास एवं कपास के लत्ते, मतलब कपास से भारतीय नोट बनाए जाते हैं। भारतीय नोट कपास से बनाने का क्या कारण है? कि कड़क होते हैं, पहले कपास से बनाए कड़क हुआ। साथ ही साथ ये हुआ कि कपास के यदि बनाया गया नोट तो नोट किसी भी परिस्थिति को सह लेता है। यदि सिर्फ कागज का रहेगा तो क्या होगा? गल जाएगा। लेकिन नोट गलता है, फिर उसको थोड़ा सा धूप में दीजिए, फिर वो अपना कड़क हो गया। तो ये कपास और कपास के लत्ते को, कपास का वही लुगदी बनाया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, फिर उसका कागज बनाया जाता है, ऐसे करके फिर भारत के नोट छपता है। अच्छा, नोट की बात आई है, एक और नोट के प्रश्न आगे आएंगे तब मैं उस और बातें करूंगा। तब तक के लिए इतनी बातें याद रखिएगा कि भारतीय मुद्रा के नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री में कपास एवं कपास के लत्ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए 2006 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, इन्हें क्यों दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो इन्होंने 1988 में ग्रामीण बैंक की नींव रखी थी। ग्रामीण बैंक क्या था? बांग्लादेश में ही ग्रामीण बैंक की नींव रखी थी। तो ग्रामीण बैंक ये था, जैसे आप लोग यदि किसी से कर लेते होंगे तो कुछ रख गिरवी रखते होंगे कि ये हम गिरवी रख दिए हैं, तब तक के लिए हमको कर दीजिए। लेकिन ये इनका जो ग्रामीण बैंक था उसमें था कि बिना आप कुछ गिरवी रखे, खासकर महिलाएं कर्ज ले सकती है छोटा मोटा। तो इसी इनिशिएटिव के चलते इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था
2006 में। अब हम थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। नोबेल पुरस्कार में ढेर सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों को पता होगी। मैं ऐसे थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। ये पता होगा कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है: शांति, साहित्य, भौतिकी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, अर्थशास्त्र। इधर हाल ही में अर्थशास्त्र में जो इंडिया के इम्पोर्टेंट थे उनको याद रखिएगा कि जो इंडिया को जिन्हें दिया गया था। अच्छा, हम लोग मेन रूप से शांति की बात करेंगे, शांति पुरस्कार की। तो शांति पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? तो ये नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई समिति के द्वारा ही दिया जाता है। और नॉर्वे के संसद द्वारा, आपको यदि याद हो तो नॉर्वे के संसद द्वारा कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया था शांति पुरस्कार के लिए, नोबेल के लिए। और फरवरी में ही ग्रेटा थुनबर्ग को नॉमिनेट किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। तो इतनी बातें हैं नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में, और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। थोड़ा सा ये जान लीजिए कि लास्ट जो 2019 का नोबेल मिला था वो किनको मिला था? तो 2019 का नोबेल अबी अहमद को मिला था। अबी अहमद इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे, जिन्हें इरिट्रिया के खिलाफ शांति लाने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। इरिट्रिया से हमेशा इथियोपिया का टक्कर होते रहता था, तो ये आए तो शांति बहाल किए, इसलिए 2019 का शांति का पुरस्कार अबी अहमद को दिया गया। अब देखिए 2020 में ग्रेटा थनबर्ग को मिलता है या डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है, ये तो आगामी कुछ महीनों में पता चल ही जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष में बहुत सारी बातें आती हैं। प्रश्न ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी। अच्छा, थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो ये आपको पता होगा कि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, एओ ह्यूम द्वारा स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह सरोजनी नायडू थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह इंदिरा गांधी थी। इतनी सारी बातें हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के बारे में। अब थोड़ा सा इंदिरा गांधी के बारे में जानते हैं। तो इन्हें 1960 में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही साथ यह पहली प्रधानमंत्री रही, महिला प्रधानमंत्री, और अभी तक बस यही एक महिला प्रधानमंत्री भारत में हुई, तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी। अच्छा, इनका जो घाट है शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समाधि को इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1971 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, और इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा गांधी के बारे में इतनी बातें बहुत हो गई। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सामंजस्य। पास की और दूर की वस्तु को देखना है तो मानव सामंजस्य बैठाता है, मानव आंख सामंजस्य बैठाता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आँख के बारे में आपको पढ़ना है। नीचे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि आँख क्या है, कैसे काम करता है, क्या है नहीं है, सब कुछ। ऐसे थोड़ा सा जान लीजिए कि आँख में जो लेंस है वो उत्तल लेंस है, आँख का जो लेंस है। और ये जो मानव की आंखों का अनुकूलन पास और दूर की वस्तु कैसे देखता है? तो सिलियरी मसल्स होता है। सिलियरी मसल्स के कारण ये अपना आँख फोकस दूरी अपना आगे पीछे करते रहता है, जिस कारण हम नज़दीक की वस्तुओं को और दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। और बाकी बातें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो जाकर देखिए, समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है? यदि आप लोगों ने सेट 3 देखी होगी तो उसमें भी वायु प्रदूषण के बारे में दिया हुआ था कि एसपीएम का फुल फॉर्म उसमें देना था, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो बस उसी में एस हटा कर बस पीएम बचा है। तो पीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा पार्टिकुलेट मैटर, कणिकीय पदार्थ। वही जितने भी इंडस्ट्री है उससे जो भी धूलकण निकलते हैं, जो भी वाटर के कण होते हैं उसका, वो एयर के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, उसी को पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। जितना ज़्यादा वो सब होगा एयर हमारे लिए उतना खतरनाक होगा। सेम बातें मैंने उस वीडियो में भी बोली थी, वही बातें इस वीडियो में बोल रहा हूँ। जाकर आप लोग 3rd पार्ट देखिए और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो प्रसिद्ध कैंटन टावर जो है चीन में स्थित है। सबसे ऊंचा टावर था
लेकिन अब तो बुर्ज खलीफा ही हो गया है, टावर बिल्डिंग जो भी सबसे ऊंचा बुर्ज खलीफा हो गया है। लेकिन इस जो कैंटन टावर था वो चीन में स्थित था और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चीन में कहाँ था, तो ये गुआंझू प्रांत में था, गुआंझू स्टेट में चीन के था। चीन के बारे में सच बोलूँ ना तो ज़्यादा उसके बारे में बात करने की इच्छा ही नहीं होती है। मीडिया, खासकर मीडिया, आप लोग मीडिया से सुन सुन के पक गए होंगे, चीनी वायरस, वुहान चीन, एलएसी पर तनाव चीन, एलएसी पर तनाव वगैरह वगैरह। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछ देगा उससे क्या मतलब है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जानिए थोड़ा सा बात कि जो गोबी मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, अरब डिजर्ट के बाद दूसरा बड़ा गोबी मरुस्थल, यह चीन में ही स्थित है। और चीन को कुछ भी आप बोल सकते हैं, जैसे इसे एशिया का अजगर, एशिया का मरीज सभी बोला जाता है। और लेकिन थोड़ा सा यहाँ खाने पीने की बात करें तो चाइना में विश्व का सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन होता है। और एशिया की सबसे लंबी नदी जो यांगसे नदी है वो भी चीन में ही है, और वुहान जो है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसलिए याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध शहर वुहान किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यांगसे नदी। ठीक है, इतनी बातें बहुत हो गई चीन के बारे में। अगला प्रश्न 1000 रुपये का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो आपको पता होगा, सब लोगों ने इसका यूज जरूर किया होगा, जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे वो तो जरूर किए होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग किया जाता है खाना पकाने में। क्यों किया जाता है? दूसरा का भी उपयोग कर सकते थे। पहला बात कि यह सस्ता है, सुगम है। अच्छा, और थोड़ा सा ये जान लीजिए कि एलपीजी में मिश्रण क्या है, क्या क्या एलपीजी में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें मेन रूप से यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि एलपीजी में मुख्यतः क्या होते हैं, तो प्रश्न में ऑप्शन में यही रहेगा प्रोपेन और ब्यूटेन, या तो प्रोपेन रहा या तो ब्यूटेन रहा, तो आंसर होगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन। 95% यही दोनों होते हैं, और 5% बात करें तो बहुत सारी गैसें और इसकी प्रोपेन की, जैसे इथिलीन, प्रोपेलिन, ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटोलिन, यही सब होती है। ओके, अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि जो प्रोपेन है, ब्यूटेन है, कल के वीडियो में भी डिस्कस हुआ था कि प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब रंगहीन है, गंधहीन है। तो इसे पता कैसे चलता है कि लीक कर रहा है गैस? आप लोग कहते हैं कि गैस लीक कर रहा है, अलग तरह का स्मेल आता है, तो ये इसलिए क्योंकि उसमें सल्फर के मिश्रण मिलाए जाते हैं। ठीक है, और एक बात, लास्ट बात इसके बारे में, एलपीजी के बारे में जानिए कि सरकार द्वारा एलपीजी के सिलेंडर वितरण के लिए एक योजना चलाई थी कि हर घर में सिलेंडर हो, हर घर में रसोई गैस हो, हर घर में एलपीजी हो। उसके लिए एक योजना चलाई थी जिसका नाम है उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना। ठीक है, इतनी बातें बहुत हो गई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? आप लोगों ने इस पुस्तक को अवश्य पढ़ा होगा। इस पुस्तक के लेखक हैं हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, बहुत ही मस्त आदमी थे। ये अरुण तिवारी के साथ मिलकर इस पुस्तक को लिखे थे, अग्नि की उड़ान। बेसिकली इसमें क्या है, इनका जीवन की कहानियाँ, इनके संघर्षों की कहानियाँ हैं, साथ ही साथ कैसे कौन कौन से मिसाइल, अग्नि, पृथ्वी, ये सब बना था ना, उसकी कहानी है इस बुक में। पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। पीडीएफ आपको नेट पर मिल जाएगी इस बुक की, पढ़िए, बहुत ही बढ़िया किताब है। साथ ही साथ इंस्पायर भी करेगा यह बुक आपको। और यदि एपीजे अब्दुल कलाम की और किताबों की बात करें तो इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड, मिशन इंडिया, आपको साइड में लिस्ट दिख रहा होगा कि कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय ये राष्ट्रपति थे। इतनी बातें बहुत हो गई एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक बेरीओला वायरस के कारण होता है। चेचक, स्मॉल पॉक्स, माताजी, जो भी आप लोग बोल लीजिए अपने अपने शब्दों में, सब जायज़ है बस। लेकिन ये याद रखना है कि चेचक का जो विषाणु के कारण होता है वो बेरीओला है। बेरीओला विषाणु के कारण चेचक होता है। ठीक है, यदि चेचक के टीके की बात करें तो यह प्रश्न पूछता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर का नाम सुने होंगे, इनकी कहानी को भी आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ये बहुत सारे प्रयोग किए थे तब जाके चेचक के टीके मिले थे। फिर से नोट का प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
आपको पता होगा कि 1 रुपया का नोट आरबीआई नहीं छापता है, तो 1 रुपया का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा छपता है और उस पर हस्ताक्षर केंद्रीय वित्त सचिव का होता है। इस वर्ष फरवरी 2020 में ही 1 रुपये के बहुत सारे नए नोट छपे थे। तो अभी वित्त सचिव थोड़ा सा जान लीजिए कि उस पर किनका साइन रहेगा। तो वित्त सचिव अभी है अतुल चक्रवर्ती। थोड़ा सा नोट का बात आया है तो नोट का महत्वपूर्ण प्रश्न अब पूछा क्या जाने लगा है कि किस नोट के पीछे में किसका चित्र होता है। जैसे 10 रुपये के नए नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र है, 20 रुपये के नए नोट के पीछे एलोरा की गुफाएं का चित्र है, 50 रुपये के नए नोट के पीछे हम्पी के रथ का चित्र है, 100 रुपये के नए नोट के पीछे रानी की बाव का चित्र है, 200 रुपये के नए नोट के पीछे सांची के स्तूप का चित्र है, 500 रुपये के नए नोट के पीछे लाल किला का चित्र है और 2000 रुपये के नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है। आपको एक जवाब देना है कि 20 रुपया के पुराने नोट के पीछे जो नेशनल पार्क था वो कौन सा नेशनल पार्क था, कहाँ अवस्थित है, उसके बारे में आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है। तो श्रवण बेलगोला को आप सब अवश्य जानते होंगे कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यह क्यों प्रसिद्ध है? यह इसलिए प्रसिद्ध है कि पहले तो वहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति है श्रवण बेलगोला में। साथ ही साथ यदि आप हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में जानिएगा तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य साहब, वो जैन संत भद्रभाव के साथ यहीं कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में ही चले गए थे और जैन परंपरा की संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा संलेखना पद्धति एक बार और कहीं पर मिस हो गया था बताने में, अभी बता देता हूँ कि संलेखना पद्धति क्या था। संलेखना पद्धति क्या था और इस तरीके से कैसे जैन संत अपनी शरीर का त्याग करते थे। तो संलेखना पद्धति का मतलब था कि धीरे धीरे भोजन कम करते जाना और मृत्यु हो जाना। जैसे आज कुछ खा रहे हैं, आज यदि 5 रोटी खा रहे हैं तो कुछ दिन बाद 2 रोटी खाएंगे, फिर 1 रोटी खाएंगे, फिर सिर्फ पानी पर रहेंगे, फिर आधा ग्लास पानी पर रहेंगे, फिर पानी भी छोड़ देंगे, फिर हवा पर रहेंगे, फिर वैसे करते करते शरीर दुबला हो गया और कमजोरी के कारण मर गए। वही हुआ संलेखना पद्धति। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला का ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति है, इसलिए श्रवण बेलगोला महत्वपूर्ण है और कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। फिर भूकंप आने का क्या कारण है? पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, ये कारण क्यों होने लगा भाई? पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, ये भी नहीं हो सकता। भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण, ये भी नहीं। इसका महत्वपूर्ण कारण है पृथ्वी की विवर्तनिकी प्लेटों की गति। आपको पता होगा कि पृथ्वी बहुत सारी प्लेटों में बटी हुई है और प्लेटें हमेशा घूमते रहती है, विचलन करते रहती है, इधर से उधर इधर से उधर। तो जब प्लेट इधर उधर टकराई तो टकराने के कारण हलचल होती है और उसी हलचल से भूकंप आता है। रोज हजारों भूकंप आते रहते हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि जब भूकंप अधिक तीव्रता का होगा तब रिकॉर्ड होगा और आपको पता चलेगा कि भूकंप आया था। बहुत बार लोगों को पता ही नहीं चलता है भूकंप आता है। पता कब चलता है? जब न्यूज वाले दिखाते हैं कि हाँ भूकंप आया, तो हाँ अरे यार भूकंप आया था। ओके, तो इतनी बातें हो गई भूकंप के बारे में। टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पर आप पढ़ लीजिएगा जाके। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? अभी जो हम लोग हेडफोन यूज करते हैं, ईयरबड यूज करते हैं, उसका सबसे पहला कौन बनाया था? नथानियल बाल्डविन। नथानियल बाल्डविन ने ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी बनाई थी। अब इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन क्या करना है, बस याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आप लोग देख रहे हैं ना साइंस से कितनी आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न है और इसके बारे में डिस्कस क्या करना, इजी प्रश्न है। चलिए आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो विद्युत आवेश का वही सुचालक रहेगा जो विद्युत का सुचालक रहेगा। जिससे विद्युत आवेश पार होगा वही विद्युत करंट भी पार करने देगा। विद्युत आवेश की बात कीजिए तो बस इसकी एक बातों को याद रखिएगा कि विद्युत आवेश की जो यूनिट है, SI यूनिट है, वो कूलॉम है। ठीक है, बस इतनी बातें विद्युत आवेश का बहुत हो गया आपके लिए। नहीं पूछेगा इससे ज़्यादा भाई, क्यों पूछेगा इससे ज़्यादा। अगला प्रश्न है, ये क्या प्रश्न है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ये प्रश्न का भी जवाब हमें देना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। यस, ऑप्शन सी ईटानगर।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो गई। ठीक है, अगरतला त्रिपुरा, शिलोंग मेघालय, दिसपुर असम। नॉर्थ ईस्ट हमेशा लाइमलाइट में रहता है, याद रखते रहिए नॉर्थ ईस्ट से संबंधित हर एक बातों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है कि कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। ब्लीचिंग एजेंट मतलब कोई भी रंगीन पदार्थ है या कोई भी गंदा पदार्थ है, उससे रंग निकालकर उसे साफ करने की प्रक्रिया को ही विरंजन करना या ब्लीचिंग करना कहते हैं। ये मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, अब इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम की सहायता पृष्ठ को खोलता है? तो आप लोग यदि कीबोर्ड यूज किए होंगे तो सबसे ऊपर में देखे होंगे F1 से लेके F12 तक की बटन होती है। तो उसी में F1 का यूज हम लोग करते हैं कब? जब हमें हेल्प चाहिए होता है, मतलब हेल्प पेज के लिए F1 का यूज होता है। और यदि हम F4 की बात करें तो अल्ट के साथ यदि आप F4 दबाते हैं तो विंडो क्लोज हो जाता है, कोई भी चीज़ खुला रहता है वो क्लोज हो जाता है। और एक बात आप लोगों ने बहुत बार यूज किया होगा, आप लोग लैपटॉप को खोल लिए या पर्सनल कंप्यूटर को खोल लिए, उसे रिफ्रेश करना है तो F5 को दबाते रहिए, आपका कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें बहुत है। सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही लूनर किससे संबंधित है? जिस प्रकार सोलर सूर्य से संबंधित है वैसे ही लूनर किससे संबंधित है? तो लूनर चंद्रमा से संबंधित है। इसे आप लोग साइंस का प्रश्न भी बोल सकते हैं या इसे रीजनिंग का एनालॉजी का प्रश्न भी बोल सकते हैं। ऐसा ही प्रश्न रीजनिंग में भी बैठा बैठा के पूछ देता है। कुछ प्रश्न रीजनिंग का एनालॉजी का आप देखते होंगे कि जीएस बेस्ड होता है। यदि आप लोगों को उसका जीएस का बात नहीं पता होगा तो आप लोग उस प्रश्न को नहीं बना पाएंगे। तो बस इतनी बातें बहुत हुई। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारे बातें थी, बहुत सारे एप्लीकेशन थे, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस आउटलुक, एमएस एक्सेल, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे एप्लीकेशन थी एमएस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ठीक है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत। एमएस ऑफिस पहले 2007 चलता था, अब तो 2010 भी आने लगा है, 2020 भी आने लगा है, और मतलब अपडेटेड वर्जन है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? 1972 में। 1971 में युद्ध खत्म हुआ था और 1972 में शिमला समझौता के तहत एलओसी बनाया गया था। एलओसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आए दिन हमेशा आप लोग सुनते होंगे कि एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान हमेशा नापाक हरकत करते रहता है, वो बाज नहीं आएगा। बस आपको याद रखना है कि एलओसी कब आया था? सन 1972 में। और एक न्यूज और इधर हाल ही में ट्रेंडिंग जो है, एलएसी इधर ट्रेंडिंग, क्योंकि चाइना बवाल मचाए हुए है। तो एलएसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आप लोग यदि अभी इंडिया का मैप देखिएगा ना, खासकर जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का, तो देखिएगा तो आपको लगेगा कि यार जम्मू कश्मीर इतना तो हमारा थोड़ा सा ही है, लद्दाख भी आपको लगेगा थोड़ा सा ही हमारा है। मतलब बहुत ज़्यादा इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। हमें बहुत जल्द ज़रूरत है उसे अपने तरफ खींचने की। अब देखिए कब तक हम ये कर पाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। कीमोथेरेपी किस रोग के इलाज के लिए दी जाती है? तो कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए दी जाती है। यदि आप लोगों ने कल का सेट पढ़ा होगा तो कल के सेट में प्रश्न था कि कैंसर के इलाज को कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ओके, अब ये देखिए कि कीमोथेरेपी क्या होता है। कीमोथेरेपी को कहते हैं टारगेट हेल्प भी कहते हैं, टारगेट मेडिसिन भी से कहा जाता है, टारगेट थेरेपी भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स, जो कोशिका कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं, इस थेरेपी से उसी कोशिका को दवा के माध्यम से मारा जाता है, उसे बढ़ने से रोका जाता है, और तब कैंसर की समस्या उस पर्सनल व्यक्ति के शरीर में कमते जाती है। ये हो गई कीमोथेरेपी जो कैंसर से संबंधित है। क से कीमोथेरेपी, क से कैंसर। अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी? तो यह 2010 में। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। अभिनव बिंद्रा ध्वजवाहक थे। ओके, अब देखिए कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। ठीक है, टॉप पर कौन रहा था? यदि मेडल टैली की बात करें तो टॉप पर कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा था। और सेकेंड पर पता है कौन रहा था? हमारा इंडिया। इंडिया पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में
100 से ज़्यादा मेडल जीते थे, ठीक है। और उसमें गोल्ड मेडल यदि जीतने की बात करें इंडिया का, तो 38 गोल्ड मेडल जीते थे। 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल, सॉरी, टोटल मेडल 101 था, जिसमें 38 गोल्ड मेडल था। कब? कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। कहाँ हुआ था? दिल्ली। और यदि आप लोगों को इसकी कहानी सबको पता होगी कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 की। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी, उसमें जो गीता फोगाट जीतती है महिला रेसलिंग में स्वर्ण पदक, वो यहीं 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ही। ओके, दंगल बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, देखिए आप लोग, समय मिलेगा तब। लेकिन अभी फिलहाल एनटीपीसी की तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न है, सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये बहुत ही फेमस खेल है। तमिलनाडु में यह खेल खेला जाता है। कब खेला जाता है? मकर संक्रांति के अवसर पर या पोंगल के अवसर पर। यह उनका बहुत ही पारंपरिक खेल है, प्राचीन खेल है। 4000 साल से यह खेल खेलता चला आ रहा है। पहले होता यह था कि एक सांड को ही एक आदमी पकड़ने जाते थे, अब ये खेला समूह में होने लगा है। थोड़ा सा लोग बर्बरता भी करते हैं। करते ये हैं कि बैल के पूंछ मरोड़ देते हैं, उनके आँख में मिर्च डाल देते हैं, मिर्च की पाउडर डाल देते हैं, उन्हें शराब पिला देते हैं ताकि वो किसी प्रकार तेज दौड़े और लोग उनको बस में करने में दिक्कत हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बर्बरता हो गई पशुओं के साथ। इसी कारण एक बार रिट भी जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि इसे बंद किया जाए, लेकिन लोगों की भीड़ को देखते हुए, लोगों की गुस्सा को देखते हुए, लोगों की इमोशंस को देखते हुए इसे अभी बंद नहीं किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। अगला प्रश्न बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यह गोदावरी है। अब बात कीजिएगा कि गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से क्यों जाना जाता है। तो सबसे पहली बात कि इसे सबसे लंबी नदी है साउथ इंडिया की, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कौन? गोदावरी। साथ ही इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? गोदावरी को। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है गोदावरी की। अच्छा, दक्षिण गंगा के नाम से बोला जाता है गोदावरी को, लेकिन यदि दक्षिण की गंगा हो जाए तो इसे कावेरी बोलेंगे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट में बताया हूं कि दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, लेकिन जब दक्षिण की गंगा हो जाए तो वो कावेरी होती है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अंतिम प्रश्न है, खगोलीय लीप वर्ष को मापा जाता है। तो खगोलीय लीप वर्ष को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रकाश वर्ष आपको पता होगा कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब जैसे प्रकाश वर्ष किस तरह से मापा जाता है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। अब जैसे हमारे और सूरज के बीच की दूरी कितनी है? जितनी भी है, हमें याद नहीं है कितनी है, लेकिन उसके प्रकाश को आने में कितना समय लगता है पृथ्वी पर? 8 मिनट के आसपास। तो इसे हम ये बोलेंगे कि सूर्य और प्रकाश के बीच की दूरी जो है 8 प्रकाश मिनट है। ओके, बस इतनी ही बातें हैं प्रकाश वर्ष के संबंधित। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आज सब्सक्राइब वाला बात मैं शुरू में नहीं बोल पाया, भूल गया। सब्सक्राइब कर दीजिए यार, लोग दोस्तों तक शेयर कीजिए प्लीज़। बहुत आपके लिए फैक्ट्स इकट्ठा करता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ ताकि आपकी सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। तो प्लीज़ लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए। जो प्रश्न मैंने पूछा है उसका जवाब कमेंट में दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। जय हिंद।